Hey you all, how are you? Welcome to the Son of Debates. And today in this video, we are continuing The Mayor of Casterbridge, written by Thomas Hardy. So previously we have covered up to chapter 4, and now let's see what is there in chapter 5. So let's get started. In chapter 4, we have seen about the two women. So you can see these two were Suzanne and her daughter Elizabeth Jane, who has reached to the कैस्टर ब्रिज. आपने देखा कि वो एक हिल के ऊपर यानी थोड़ा सा ऊंचाई पर चढ़ के देखते हैं उस सिटी को और उस सिटी को डिस्क्राइब करते हैं अपनी बात से. उनको बात करते हुए किसी की आवाज सुनाई देती है जिसमें कि वो हैंचर्ड का नाम लेते हैं और उनको लगता है कि हैंचर्ड अभी यहीं है और उससे उनको अच्छा फील होता है. और बाद में कुछ ब्रेड के बारे में डिस्कशन चलता है कि अच्छी ब्रेड यहाँ पर नहीं मिलती क्योंकि कॉर्न जो है इस बार का जो भी ग्रेन है वो खराब हो चुका है. जिसने भी एक ऐसा इंसिडेंट आता है जिससे आपको नेक्स्ट स्टोरी का हिंट मिलता है. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन चैप्टर 5. A few score yards brought them to the spot where the town band was now shaking the panes, window panes with the strains of the roast beef of Old England. A few score yard मतलब कुछ दर्जन गज समझ लो थोड़ा yards दूर जाने पे brought them to the spot where the town band was. एक उस उनको ऐसी जगह पर ले गए यानी थोड़ी दूर चल के वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर विंडो पैन यानी कि जो खिड़कियां हैं वो क्या कर रही थी, हिल रही थी. ठीक है, या हिला रही थी विद द स्ट्रेन्स ऑफ द रोस्ट बीफ ऑफ ओल्ड इंग्लैंड. खिड़की विंडो पेन्स का मतलब होता है खिड़की के ग्लासेस है ना. विंडो के खिड़की के जो शीशे हैं वो क्या हो रहे थे, हिल रहे थे. किस वजह से? विद द स्ट्रेन्स ऑफ, स्ट्रेन्स मतलब धुन. किस चीज की धुन? द रोस्ट बीफ ऑफ इंग्लैंड, द रोस्ट बीफ ऑफ ओल्ड इंग्लैंड की धुन की वजह से कहीं थोड़ा दूर उन्होंने देखा कि वहां खिड़कियां हिल रही थी उस सिटी की. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बज रहा था? नगर बैंड. ठीक है, द टाउन बैंड. ठीक है, टाउन बैंड की वजह से विंडोज की जो खिड़कियां हैं वो हिल रही थी. सॉरी, विंडोज की जो ग्लासेस हैं या वो विंडो पैन्स जो बाहर लगे हुए रहते वो हिल रहे थे क्योंकि वहां पे कोई द रोस्ट बीफ ऑफ ओल्ड इंग्लैंड करके एक इवेंट चल रहा था. The building before whose doors they had pitched their music stands was the chief hotel in Casterbridge, namely the King's Arms. The building, वो building है ना, before whose doors they had pitched, जहां पर वो सबसे पहले पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने ये म्यूजिक स्टैंड लगा रखा था है ना, जिस बिल्डिंग की दरवाजे पे है ना, वो क्या थी? वॉज द चीफ होटल इन कैस्टरब्रिज. वो कैस्टरब्रिज की सबसे मेन होटल थी. ठीक है, और उसका नाम क्या था? किंग्स आर्म. ठीक है, द किंग्स आर्म. तो जहां पर वो म्यूजिक प्ले हो रहा था उस होटल का नाम था द किंग्स आर्म और वो जो इवेंट था उसका नाम था द रोस्ट बीफ ऑफ ओल्ड इंग्लैंड. ठीक है, आई मीन द साउंड, धुन जो थी वो इसकी थी द रोस्ट बीफ ऑफ ओल्ड इंग्लैंड की धुन पे पूरा बहुत शोर हो रहा था. A spacious bow window projected into the street over the main portico, and from the open sashes came the babble of voices, the triangle of glasses, and the drawing of corks. तो एक स्पेसियस बो विंडो, एक बड़ी सी झुकी हुई विंडो थी. ठीक है, जहां जो प्रोजेक्टेड इनटू द स्ट्रीट, जो सड़क की तरफ निकली हुई थी. ओवर द मेन पोर्टिको, मेन पोर्टिको मतलब मुख्य बरामदे के ऊपर. ठीक है, तो मेन बरामदे के ऊपर, कॉरिडोर के ऊपर एक विंडो जो है वो झुकी हुई थी और जो सड़क की तरफ निकली हुई थी. एंड फ्रॉम द ओपन सैशेस केम द बैबल ऑफ वॉइस. और जो उसके अंदर जो ओपन सैशेस थे यानी कि इसमें जो खुले हुए पोर्शंस थे उस विंडो में से, वहां से बैबल ऑफ वॉइसेस आ रही थी यानी कि बहुत सारी आवाजों की बड़बड़ाहट खड़खड़ाहट आ रही थी. द जिंगल ऑफ ग्लासेस, गिलासों की झंझनाट की आवाज आ रही थी. एंड द ड्रॉइंग ऑफ कॉक्स, और कॉक्स की
ढक्कन जो होता है ना, कॉक्स मतलब इसके बॉटल के ढक्कन खोलने की आवाज आ रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब उस बिल्डिंग में क्या हो रहा था, कोई पार्टी या कोई इवेंट हो रहा था। द ब्लाइंड्स मोर ओवर बीइंग लेफ्ट अनक्लोज, यानी कि जो इसके अलावा जो पर्दे थे वो अनक्लोज थे, है ना। द होल इंटीरियर ऑफ दिस रूम कुड बी सर्वेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ फ्लाइट ऑफ स्टोन स्टेप्स टू द रोड वैगन ऑफिस अपोजिट। और ये सारा का सारा जो दृश्य है ना, होल इंटीरियर ऑफ दिस रूम, इस रूम के अंदर जो कुछ भी चल रहा था वो इजीली देखा जा रहा था। कहाँ से देखा जा सकता था? पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थी, है ना, फ्लाइट ऑफ स्टोन स्टेप्स, है ना, पत्थर की सीढ़ियों में ऊपर ही ऊपर जाके आप खड़े होगे तो आपको वहां से सारा सीन दिख जाएगा। और वो कहाँ पे थी? रोड वैगन ऑफिस के अपोजिट में। रोड वैगन ऑफिस के अपोजिट में जो सीढ़ियां बनी हुई थी वहां पे खड़े होके यदि आप इस विंडो की तरफ देखोगे तो इस विंडो के अंदर का पूरा पिक्चर आपको व्यू हो जाएगा। और उस पिक्चर के अंदर हमें दिखाई देता है कि ये सब चल रहा था, यानी कि आवाजें आ रही थी, जिंगल ऑफ ग्लासेस की, बैबल लोगों के बोलने की, गिलासों के जिंगल करने की, है ना, और ड्रॉइंग ऑफ कॉक्स यानी कि बॉटल के ढक्कन खोलने की आवाज आ रही थी। फॉर विच रीजन अ नॉट ऑफ आइडलर्स हैड गैदर्ड देयर, और उसी कारण, है ना, नॉट ऑफ आइडलर्स यानी कि फालतू लोग वहां इकट्ठा हो गए। कहाँ इकट्ठा हुए? उन स्टेप्स पे, सीढ़ियों पर, जहां से अंदर का सीन पूरा क्लियर दिख रहा था। और ये कौन सी जगह की बात है? ये है किंग्स आर्म होटल की बात है, जहां जो कि कैस्टर बीच की सबसे बड़ी होटल है, सबसे मेन होटल है। ठीक है, तो क्या सेंस रहा इसका कि कुछ दूरी पे चलने के बाद ही वो एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां उस टाउन का बैंड जो है, जो द रोस्ट बीफ ऑफ ओल्ड इंग्लैंड की धुनों से खिड़कियों के शीशे हिला रहा था। यानी इतनी तेज बैंड का साउंड था जिसकी वजह से विंडोज हिल रही थी। और जिस बिल्डिंग के दरवाजों के सामने उन्होंने अपने ये म्यूजिक के स्टैंड लगाए थे, है ना, बाहर की तरफ, उसका नाम था, जो कि कैम्ब्रिज कैस्टरब्रिज का मेन होटल था, जिसका नाम था द किंग्स आर्म्स। ठीक है, किंग्स आर्म्स। और इस होटल की एक विंडो जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई थी। ठीक है, सड़क की तरफ, रोड की तरफ, जिसके जो विंडो के जो ओपन वो हैं ग्लासेस, या जो भी बोलते हैं विंडो के पैन्स, या वो उनके थ्रू अंदर की हलचल सुनाई दे रही थी। और लोगों की बात, क्या क्या सुनाई दे रहा था? लोगों की बात करने की, बैबल ऑफ वॉइसेस, लोगों की बात करने की आवाज, गिलासों की झंझनाट, यानी वहां पे ड्रिंक्स चल रहा था, एंड द ड्रॉइंग ऑफ कॉक्स, यानी कॉक बॉटल के जो ढक्कन है वो खोलने की आवाजें वहां से आ रही थी। ठीक है, और इसके अलावा उन पर्दों, ये खिड़कियों के पर्दे खुले छोड़े गए थे ना, तो खिड़कियों के कर्टेन भी नहीं लगे हुए थे, तो उनकी वजह से क्या हुआ, जो कमरे के अंदर का जो पूरा का पूरा सीन है वो बाहर से साफ साफ देखा जा सकता था। और ये जो नजारा था, है ना, जो कहाँ से दे सकते थे? वैगन ऑफिस के आप सामने वाली तरफ से ना, यानी कि उस होटल के जस्ट अपोजिट वैगन ऑफिस था, और उसकी जो सीढ़ियां थी, उन सीढ़ियों के टॉप पे आप चढ़ोगे तो उनको देखा जा सकता था। और इसी कारण कुछ फालतू लोग भी वहां इकट्ठा हो गए थे, यानी कि उन सीढ़ियों से अंदर का सीन देख रहे थे। ठीक है, we might perhaps after all make a few inquiries about our relation, Mr. Hanchard, whispered Newson, who since her entry into Casterbridge had seemed strangely weak and agitated. And this, I think, would be a good place for trying it, just to ask, how he stands in the town, if he is there, as I think he must be. Okay, तो अब वो कहती हैं, सुजैन कहती है, वी माइट परहैप्स आफ्टर ऑल मेक अ फ्यू इंक्वायरीज। अब हमें शायद आखिरकार मिस्टर हैंचर्ड के बारे में कुछ पूछताछ कर लेनी चाहिए। किसके बारे में? मिस्टर हैंचर्ड, जो कि क्या है, हमारे रिलेटिव्स। तो बार बार इस बात पे फोर्स करती है कि वो हमारे रिश्तेदार हैं जिनको हम ढूंढने आए हैं। तो कहती है कि अब हमें उनके बारे में इंक्वायरी कर देना चाहिए, ऐसा वो धीरे से कहती है, फुसफुसाते हुए ना, विस्पर्ड मिसेस न्यूटन, धीरे से कहती है। वो न्यूटन जो कि अब तक, जब से कैस्टरविच के अंदर घुसे हैं, तब से कैसी थी? अजीब तरह से, हैड सीम स्ट्रेंजली वीक, अजीब तरह से कमजोर और एजिटेटेड, बिल्कुल एक तरह से व्याकुल या एक्साइटेड भी लग रही थी कि उसको उसका
जो काम है वो पूरा करना है, उसको अपने एक्स हस्बैंड को ढूंढना है। एंड दिस आई थिंक वुड बी अ गुड फेज फॉर टाइम। और वो कहती है कि मुझे लगता है यह इस बात को करने के लिए, लोगों को पूछने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है, सही जगह। जस्ट टू आस्क हाउ ही स्टैंड, बस हमें यही पूछना है कि क्या पूछना है हमें, कि वह इस सिटी में वो कहाँ पे है, और इफ ही इज हियर, यदि वो यहाँ पे है, तो आई थिंक ही मस्ट बी ना। और जो कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पे है। तो वो कहती है कि अपन बस पूछ लेते हैं लोगों से कि ये पूछने के लिए कि वो इस सिटी में कहाँ पर है। और अगर वो यहाँ है, जैसे कि मुझे लगता है कि यहाँ जरूर होंगे, यानी इस सिटी में जरूर होंगे, तो हमें पूछना चाहिए ताकि हमें आगे की इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिले। और वो कॉन्फिडेंटली क्यों कहती है कि वो यहाँ है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही कन्वर्सेशन में उसने सुना, आई मीन सुजैन, जैन ने सुना कि किसी ने हैंचर्ड का नाम लिया। यू एलिजाबेथ जैन had better to be the one to do it. I am too worn out to do anything. पुल डाउन योर फॉल फर्स्ट। तो वो एलिजाबेथ जैन को कहती है कि तुम बेटा इसे करने के लिए सबसे बेटर, यानी कि तुम ये काम करो कि लोगों से पूछो उसके बारे में। मैं बहुत थक गई हूँ, आई एम टू वॉर्न आउट, मैं बहुत थकी हुई हूँ कुछ भी करने के लिए। तो पुल योर डाउन फॉल फर्स्ट, पहले अपना फॉल नीचे कर लो। शी सेट डाउन अपॉन द लोएस्ट स्टेप्स, वो सबसे नीचे वाली सीढ़ियों पे जाके बैठ गई। एंड एलिजाबेथ जेन ओबेड हर डायरेक्शंस एंड स्टूड अमंग द आइडलर्स। तो एलिजाबेथ जेन जो है वो उसकी बात मान ली और उन आइडलर्स के बीच में, यानी वो जो आलसी लोग, फालतू लोग आके खड़े हुए थे, उनके बीच में जाके खड़ी होगी ताकि वो विंडो में से देख सके कि अंदर क्या हो रहा है। ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन टुनाइट आस्क्ड द गर्ल, है ना। तो वो कह रही कि आज रात को यहाँ पे क्या होने वाला। आपको पता है कि ये सीन रात का है क्योंकि 8 बजे तक तो वो वहां पे पहुंचे थे। आफ्टर सिंगलिंग आउट एन ओल्ड मैन एंड स्टैंडिंग बाय हिम लॉन्ग इनफ टू अक्वायर अ नेबरली राइट ऑफ कन्वर्स। ठीक है, तो वो पूछती है कि आज रात क्या हो रहा है, ऐसा जैन पूछती है। अब उसने एक बूढ़े आदमी को चुना, ठीक है, एक ओल्ड मैन को चुना, क्योंकि उसके पास इतनी देर तक खड़ी रही कि वह एक नेबर की जैसे बातचीत करने का उसको राइट मिल जाए, कि अब बहुत देर तक किसी के पास खड़े रहोगे तो पूछ लोगे कि आज यहाँ क्या हो रहा है ना। तो उस वे में उसने, एलिजाबेथ जैन ने उस एक बूढ़े आदमी से पूछा कि आज रात को यहाँ पे क्या होने वाला। ओके, वेल यू मस्ट बी अ स्ट्रेंज शॉ, सेड द ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अजनबी हो या नई हो। ठीक है, विदाउट टेकिंग हिज आईज फ्रॉम द विंडो, वो अपनी विंडो में से आईज हटाता नहीं है, उधर देखे देखे ही बोलता है कि मुझे लगता है तुम यहाँ पे नए हो। Why it is a great public dinner of the gentle people and such like leading walk with the mayor in the chair. अरे यह तो वो बताता है कि ये क्या है। इट इज अ ग्रेट पब्लिक डिनर, ये एक बड़ा सार्वजनिक दावत है, पब्लिक डिनर है। इनका, ऑफ द जेंटल पीपल, है ना, जो जेंटल या समझदार लोग हैं, सभ्य लोग हैं इस टाउन के, उन लोगों के साथ एक दावत है। ठीक है, और विद द मेयर इन द चेयर। और इस उसमें जो लीड कौन करता है, मेयर, इस सिटी का जो मेयर है वो जो है वो अध्यक्षता करता है। और इस तरह से ये एक बड़ी दावत है। एस वी प्लेनर फेलोज एंड इनवाइटेड, जैसा कि हम जो प्लेनर फेलोज यानी कि हम साधारण लोग हैं वो इस पार्टी में, इस डिनर में नहीं इनवाइटेड, इस दावत में हम लोग इनवाइटेड नहीं हैं। दे लीव द विंडो शटर ओपन दैट वी मे गेट जस्ट अ सेंस ऑफ इट आउट हियर। बस वो क्या करते हैं, खिड़कियों के जो शटर्स हैं वो खुले छोड़ देते हैं ताकि हम थोड़ा सेंस ले सके, यानी कि हम भी देख सके कि वहां पे क्या हो रहा है, उसका थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सके। ओके, इफ यू माउंट द स्टेप्स यू कैन सी देम, तुम यदि सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ोगी तो तुम्हें भी दिखेगा। दैट इज मिस्टर हैंचर्ड, देखो वो है मिस्टर हैंचर्ड द मेयर। ओके, वो मिस्टर हैंचर्ड है जो कि इस सिटी के मेयर है। ठीक है, और मेयर ही क्या करेगा, उस दावत को चेयर करेगा, यानी कि हेड, एज अ हेड ना, अध्यक्षता करेगा। एंड फेसिंग ये, and that's the councilmen right and left. Ah, lots of them when they began life were no more than I be now. ठीक है, तो वो क्या कहता है
बूढ़ा आदमी कि देखो वो जो सामने बैठा है ना वो है मिस्टर हैंचर्ड, उसको ऊपर बुलाता है, फिर बोलता है कि देखो वो सामने बैठा है वो मिस्टर हैंचर्ड है, और उसकी दूसरी तरफ यदि तुम्हारी और मुंह किए हुए जो बैठा है, और उनके दाएं बाएं कौन है, काउंसिल के लोग बैठे हैं। ठीक है, उनमें से कई तो ऐसे हैं जो कि जब मैं अपनी लाइफ जी रहा था तब वो पैदा भी नहीं हुए थे, वो ये कहते हैं। Hanchard, said Elizabeth Jane, surprised but by no means suspecting the whole force of the revelation. She ascended to the top of the steps. जैसे उसने नाम सुना कि हैंचर्ड, एलिजाबेथ जेन सरप्राइज हो गई, और वो पर लेकिन वो इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाई, और वो सबसे टॉप वाली सीढ़ी पे चली गई हैंचर्ड को देखने के लिए। ठीक है, जैसे उसने नाम सुना कि अच्छा हैंचर्ड है, तो वो ऊपर टॉप स्टेयर्स पे चली जाती। ठीक है, अब क्योंकि वो लोग हैंचर्ड को ही ढूंढने आए थे, और हैंचर्ड का हिंट यहाँ से मिल चुका है। Her mother, though her head was bowed, had already caught from the in-window tones that strangely riveted her attention before the old man's word, Mr. Hanchard, the mayor, reached the ears. उसकी माँ, ठीक है, जो कि जिसका सिर झुका हुआ था, क्यों, क्योंकि वो थकी हुई थी, तो इस तरह से वेरी दिख रही थी ना, थकी हुई दिख रही थी, तो उसका सिर हालांकि ऑलरेडी झुका हुआ था, लेकिन जैसे ही पहले ही वहां खिड़कियों की जो आवाजें थी वो सब सुन चुकी थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान अट्रैक्ट हो रखा था उसकी तरफ, उस प्लेस की जैसे। लेकिन इससे पहले कि वो बूढ़े आदमी के वर्ड्स मिस्टर हैचर्ड मेयर उसके कानों तक पहुंचते, है ना, ठीक है, क्या, पहले वो झुक के बैठी थी, ठीक है, और क्योंकि उसने ये विंडो विंडो के टोन्स वगैरह सब पहले से ही सुन ली थी और उनकी तरफ ध्यान दे दिया था, ठीक है, जिन्होंने उसका अटेंशन ले लिया था। ठीक है, तो वो जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने हैंचर्ड का नाम लिया, उससे पहले ही वो वहां से उठ गई। ठीक है, एंड शी अरोज, वो उठी एंड स्टेप्ड अप, और सीढ़ियों की तरफ भागी, क्यों, हैंचर्ड को देखने के लिए, टू हर डॉटर साइड एज सून एज शी कुड डू सो विदाउट शोइंग एक्सेप्शनल ईगरनेस। वो उठी और जितनी जल्दी हो सके बिना कोई एक्साइटमेंट दिखाए अपनी बेटी के पास चली गई। ठीक है, द इंटीरियर ऑफ द होटल डाइनिंग रूम वॉज स्प्रेड आउट बिफोर हर। उसके सामने होटल के डाइनिंग रूम का जो इंटीरियर है वो क्लियर हो रहा था, जिसमें विद इट्स टेबल्स एंड ग्लास एंड प्लेट एंड इनमेट्स, क्या क्या थे, टेबल्स थी जिसके ऊपर ग्लासेस रखे हुए थे, ठीक है, किसके, ड्रिंक्स के, एंड प्लेट्स रखी हुई थी क्योंकि दावत चल रहा था, एंड इनमेट्स मतलब और अंदर बाकी के लोग जो उनके साथ बैठे हुए। Facing the window, in the chair of dignity, sat a man about 40 years of age. विंडो की तरफ मुंह करके, यानी कि उसका फेस जो है ना वो बाहर खड़े हुए लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा था, किसका, मेयर ऑफ कैस्टरबीज हैंचर्ड का। वो डिग्निटी वाली चेयर पे यानी कि मेन चेयर पे बैठा था क्योंकि वो अध्यक्षता कर रहा था, ठीक है, उस दावत की। एक आदमी बैठा था जिसकी एज कितनी थी, 40 ईयर्स, ठीक है, तो दैट इज टू बी माइंड दैट हिज एज वाज 40 ईयर्स एट दैट टाइम। और आपको पता होगा कि उसने ड्रिंक्स कितने साल के लिए बोला था, नेक्स्ट 21 ईयर्स, जब वो ऑलरेडी 21 था, यानी कि 42 ईयर्स तक वो ड्रिंक नहीं लेगा। और ये इंसिडेंट जब वो देख रहे हैं तब वो ही वॉज अबाउट 40 ईयर्स ऑफ एज, ऑफ हैवी फ्रेम, ठीक है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी था, लार्ज फीचर्स एंड कमांडिंग वॉइस, आवाज बहुत तेज वाली, है ना, प्रभावशाली, कमांडिंग। His general build being rather coarse than compact, उसका जो जनरल बिल्ड था यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर था, रूप रंग था, वो कैसा था, थोड़ा रफ था, है ना कि कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब सधा हुआ नहीं था, थोड़ा रफ था, रफ एंड टफ वाला। ठीक है, तो ऐसा ये पिक्चर किसका दिखता है उनको, हैंचर्ड का। ही हैड अ रिच कॉम्प्लेक्शन, उसका जो कलर है वो रिच था, है ना, मतलब गहरा रंग था। विच वर्ड्स ऑन स्वार्थीनेस, अ फ्लैशिंग ब्लैक आई, विच वर्ड्स ऑन स्वार्थीनेस, स्वार्थीनेस का मतलब थोड़ा सांवला,
है ना, मतलब थोड़ा रिच कॉम्प्लेक्शन मतलब थोड़ा डार्क, डल कॉम्प्लेक्शन, एंड स्वादिनेस, स्वादी मीन्स सांवलापन। अ फ्लैशिंग ब्लैक आई, एक चमकती हुई काली आंखें, एंड डार्क बुशी ब्रोज एंड हेयर। ठीक है, तो आईब्रोज जो है वो घनी और बाल भी घने। ठीक है, तो ऐसा उसका कॉम्प्लेक्शन है, बड़ा सा शरीर, थोड़ा फिट कह सकते हो, थोड़ा सांवला कलर, आंखें काली, और आईब्रोज बुशी मतलब बहुत सारे बाल आईब्रोज पे। When he indulged in an occasional loud laugh at some remark among the guests, his large mouth parted so far back as to show the rays of the chandelier, a full score or more of the 2 and 30 sound white teeth that he obviously still could boast of. ठीक है, तो जब वो कभी कभी किसी रिमार्क की वजह से, वो जो साथ में लोग बैठे हैं उसके, उनकी रिमार्क की वजह से यदि वो ओकेजनली जोर से हंसता, ठीक है, तो उसका जो बड़ा मुंह है वो खुल जाता। ठीक है, जब वो कभी जोर से तो इतना बड़ा मुंह इतना पीछे तक खुल जाता कि झूमर की जो रोशनी है, सैंडलियर जो ऊपर लटका हुआ था, उसकी जो रेज है, उसकी जो किरणें हैं, और फुल स्कोर और मोर ऑफ द 2 and 30, वो इतने जो रोशनी है वो उसके 32 में से 2 and 30 मीन्स 32, 32 में से जो दांत है, मजबूत सफेद दांत स्पष्ट रूप से चमक, वाइट टीथ दैट ऑब्वियसली स्टिल कुड बोस्ट ऑफ, जिन पर उसको अभी तक प्राउड था। यानी जब वो हंसता था तो उसके जो दांत है 32, वो चमक जाते बिकॉज ऑफ द रेज ऑफ द शैंडिलियर, जो ऊपर जो झूमर लगा हुआ था उसकी रेज से उसके दांत चमक जाते। That laugh was not encouraging to strangers. वो जो लाफ थी वो अजनबियों के लिए encouraging नहीं थी। It may have been well that it was rarely heard. और शायद यही एक बात थी कि उसे कम सुना जा सकता था। ठीक है, many theories might have been built upon it. इस पर हम कई तरह की थ्योरीज बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो हंसी थी वो उन अननोन लोगों के लिए जो उसके साथ बैठ के खाना खा रहे थे, उनके लिए स्ट्रेंज नहीं थी। ठीक है, और इसी और वो भी क्यों, क्योंकि हो सकता है इस हंसी को कम सुना जाता हो। इट फेल इन वेल विद कंजंक्चर्स ऑफ अ टेम्परामेंट विच वुड हैव नो पिटी फॉर वीकनेस। यह इस तरह के स्वभावों को, है ना, दिखाती है जिसमें नो पिटी फॉर वीकनेस, कमजोरों के लिए कोई दया नहीं थी, बट वुड बी रेडी टू यील्ड अनग्रजिंग एडमरेशन टू टू ग्रेटनेस एंड स्ट्रेंथ। लेकिन ग्रेटनेस एंड स्ट्रेंथ यानी महानता और शक्ति के प्रति, ठीक है, उसको बट वुड बी रेडी टू यील्ड, कोई संकोच नहीं था, अनग्रजिंग एडमिरेशन, ठीक है, प्रशंसा करना, एडमायर करना टू द ग्रेटनेस एंड स्ट्रेंथ, तो इसमें कुछ गलत नहीं था। तो ओवरऑल ये क्या कहता है कि वो उसका पिक्चर व्यू दिखाते हैं कि कैसा हैंडशेट दिख रहा था। अभी उनका उसका थॉट प्रोसेस हैंडशेट के लिए नेगेटिव है कि वो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन बाद में पता चलेगा कि हैंचर हैज ऑलरेडी चेंज। तो अभी फिलहाल वो उसका फेस बता रही है कि जो उसको दिख रहा है उससे वो क्या अनुमान लगा पा रही। इट्स प्रोड्यूसर्स पर्सनल गुडनेस इफ ही हैड एनी would be of a very fitful cast, an occasional almost oppressive generosity rather than a mild and constant kindness. Okay, so it's sorry, यदि उसमें इट्स प्रोड्यूसर्स पर्सनल गुडनेस, यदि उसकी कोई पर्सनल गुडनेस थी, उसकी व्यक्तिगत भलाई, है ना, उसके अंदर खुद के अंदर कुछ अच्छा था, इफ ही हैड एनी, यदि उसके अंदर कुछ भी अच्छा था, वुड बी ऑफ अ वेरी फिटफुल कास्ट, तो बहुत ही अस्थिर हो सकता था। एन ओकेजनल ऑलमोस्ट ऑपरेसिव जेनरोसिटी, एक ओकेजनल या कभी कभी होने वाली, जो कि समझ लो ऑपरेसिव, रादर देन अ माइल्ड एंड कांस्टेंट काइंडनेस, यानी उसके अंदर जो दयालुता या जो भलाई दिख रही थी जो पर्सनली, वो कभी कभी
दिखती थी, न कि कोई कॉन्टिन्यूस या कांस्टेंट काइंडनेस उसके अंदर थी, कि वो हमेशा ही ऐसे ही था। सुजैन हैंचर्स हस्बैंड, ठीक है, इन लॉ, सुजैन हैंचर्ड का जो हस्बैंड है, यानी कि दिस वन हैंचर्ड खुद ही, इन लॉ एट लीस्ट सेट बिफोर देम, matured in shape, stiffen in line, exaggerated in traits, disciplined, thought marked in a word, odd, older। तो कानूनी रूप से हम देखें, है ना, सेट बिफोर देम, कम से कम उनके सामने तो बैठा था, ठीक है। मैच्योर इन शेप, अपने शेप में पूरी तरह से मैच्योर था, यानी कि लग रहा था कि वो मैच्योर है। स्टीफन इन लाइन, यानी कि अपनी बातों के लिए बहुत ज्यादा कड़क होना, स्टीफन। एग्जेजरेटेड इन ट्रेड्स, अपनी खुद की जो उसकी स्पेशलिटी है उनको बढ़ा चढ़ा के बताना। डिसिप्लिन, अनुशासित था वो। एंड थॉट मार्क्ड, विचारशील, थॉट मार्क मतलब सोचने वाला। और यदि इन अ वर्ड कहो, एक शब्द में कहो तो ओल्डर, यानी बूढ़ा हो गया था वो, मैच्योर हो गया था। Elizabeth, encumbered with no recollections as a mother, was regarded him with nothing more than the keen curiosity and interest which the discovery of such unexpected social standing in the long south relative naturally begot। तो एलिजाबेथ जैन जो थे, जिसे उसकी माँ ने कुछ भी नहीं बताया था, एनकम्बर्ड विद नो रिकलेक्शन, उसको पिछला कुछ याद नहीं था, तो उसको, उसके लिए तो वो ये बिल्कुल अजनबी था ना। तो वो केवल एक इसी एक्साइटमेंट से, क्यूरियोसिटी के साथ देखती रही, इसी इंटरेस्ट के साथ देखती रही, क्या, कि जो इतनी अनएक्सपेक्टेड सोशल स्टैंडिंग में बैठा है ना। और वो जो लॉन्ग साउथ रिलेटिव, जो उसका दूर का एक रिश्तेदार है, वो नेचुरली उसके सामने है, ठीक है, और उसकी खोज जो है वो अभी हो चुकी है, नेचुरली बिकॉज कि वो आराम से उनको मिल गया है, बस उसको और कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, बस यही खुशी होती है कि जिसको वो ढूंढ रही थी वो मिल गया है, और वो भी एक अच्छी सोशल स्टैंडिंग के ऊपर। और प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस कोई याददाश्त उसको लेकर नहीं है, बस वो इसी इंटरेस्ट से देख रही थी कि जो इतना वेल सोशल स्टैंडिंग वाला पर्सन जो है वो उनका रिश्तेदार निकला। ही वॉज ड्रेस्ड इन एन ओल्ड फैशन इवनिंग सूट, उसने एक पुराने जमाने का इवनिंग सूट पहना हुआ था। एन एक्सपेंस ऑफ फ्रिल शर्ट शोइंग ऑन हिज ब्रॉड ब्रेस्ट, उसकी जो छाती है उसके ऊपर एक तरह से फ्लर वगैरह, सॉरी फ्रिल लगी हुई थी, है ना, रफल वाला शर्ट था उसका। जूल स्टड्स एंड अ हैवी गोल्ड चेन, जड़े हुए बटन थे उसके ऊपर, और एक भारी उसने मोटी गोल्ड की चेन पहनी हुई थी, जिससे पता चलता है कि ही वॉज अ रिच मैन। तो अभी हमने देखा अबाउट हैंचर्ड कि वो अब आफ्टर सो मैनी इयर्स, ऑलमोस्ट 18 इयर्स के बाद वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ही वॉज नाउ रेपुटेड पर्सन, ओल्ड हो चुका है, मेच्योर्ड है, और वो लोग उसको देख लेते हैं। तो पूरा जो पूरा ये पैराग्राफ है वो हमें ये बताता है कि कैसे सुजैन जो है वो अपने पति को देखने आती हैं, और वो अपनी अभी हैंचर्ड जो है वो अपनी उम्र से ज्यादा मेच्योर दिख रहा है, डिसिप्लिन दिख रहा है, एक स्ट्रिक्ट नेचर वाला दिख रहा है, ठीक है। उसकी जो कामनेस थी या कोल्डनेस थी, या कह सकते हैं, उसकी जो काइंडनेस थी, वो कोई हमेशा रहने वाली नहीं थी, एज पर सिचुएशनल थी, बल्कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जबरदस्ती काइंड बन रहा है, न कि उसकी लाइक, क्योंकि वो एक लीडर था, तो उसको एज अ बीइंग अ लीडर उसको सॉफ्टनेस भी रखनी पड़ेगी और स्ट्रिक्टनेस भी रखनी पड़ेगी टू मेंटेन द डिसिप्लिन। एलिजाबेथ जो कि अपने माँ के अपोजिट, उसको उस आदमी से कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं था, क्योंकि उसकी प्रीवियसली वो उसको कुछ नहीं जानती थी, बस वो इसी एक्साइटमेंट से देखती रही कि वो एक इस सिटी का एक अच्छा रेपुटेड पर्सन है। और उस पर्सन ने देखा जाए, हैंचर्ड को हम लास्ट स्लाइड में देखते हैं कि वो पुराने जमाने के इवनिंग सूट में रेडी होके खड़ा है, बैठा है, जिसमें एक झालरदार आगे शर्ट के ऊपर एक फ्रिल्स लगी हुई है, ठीक है, बटन्स लगे हुए हैं अच्छे वाले,
और उसने एक सोने की चेन पहनी हुई, ठीक है। और ये उसकी ओल्ड पैटर्न में दिखाता है कि उसने पुराने स्टाइल के कपड़े पहने हैं, ठीक है, उस जमाने की फैशन से पुराने कपड़े पहने जो। और वो इस उसका जो ये सेंस ऑफ वेयरिंग है, ये उसकी रिचनेस को या उसके पद को भी दिखाता है कि उसकी सोसाइटी में एक रेपुटेशन है। सो दिस वाज ऑल इन द स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर 5. We will be covering the same chapter in two parts. So the remaining story we'll see in the next. Goodbye.